तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं जेई एजुकेशन। तो आज ये हमारा स्टेट लाइन का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। तो स्टेट लाइन में कम से कम 6 to 7 लेक्चर्स आएंगे और 1 by 1 मैं हर एक टॉपिक और हर एक क्वेश्चन को कवर करूँगा। तो आपका काम है हर एक वीडियो को अच्छे से देखना और जितना मैं बोर्ड पर लिखता हूँ उसको आपको अपनी नोटबुक में सेम नोट करना है। कम से कम उतना तो आपको नोट करना ही पड़ेगा। ओके, मैं एकदम मिनिमम लिखता हूँ। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं वो डाउट। मैं आपको रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, तो मैं आपको पहले वो डिस्कस कर देता हूँ। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये वर्टिकल एक्सिस इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो मैंने मान लो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पी पॉइंट ले लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पी पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई। तो अगर मैं एक्स कॉमा वाई लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये डिस्टेंस है ये है एक्स और ये जो डिस्टेंस है ये है y। ठीक है, इतना डिस्टेंस हमको क्या बता रहा है, ये x कोऑर्डिनेट, और इतना डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस जो ये है ये हमको क्या बता रहा है, ये y वाला पार्ट। ठीक है, तो जो x है यानी कि ये वाला पार्ट x, y में जो फर्स्ट वाला पोर्शन है x, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। एब्सिसा, ओके। एब्सिसा मतलब ये जो एब्सिसा होता है ये हमको क्या देता है, एल्जेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ये जो x वाला पार्ट होता है ये हमको क्या देता है, एल्जेब्रिक डिस्टेंस देता है। कहाँ से, वाई एक्सिस से। देखो ये वाला जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस है। ये हमको कौन बता रहा है, यही चीज़ तो बता रहा है। ये जो x वाला पोर्शन है, ये x पोर्शन और ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये x पोर्शन और ये डिस्टेंस सेम, और ये डिस्टेंस कहाँ से हम मेजर कर रहे हैं, वाई एक्सिस से। तो ये जो x कोऑर्डिनेट होता है ये हमको डिस्टेंस देता है कहाँ से, वाई एक्सिस से। वही मैंने यहाँ लिख दिया कि जो x पोर्शन है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं और वो हमारा एल्जेब्रिक डिस्टेंस होता है कहाँ से, वाई एक्सिस से। सिमिलरली जो y पॉइंट होता है हमारा, ये वाला पोर्शन, y वाला पोर्शन, किसी पॉइंट में दो पोर्शन होंगे, एक x कोऑर्डिनेट होगा एक y कोऑर्डिनेट होगा। तो y वाला जो कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट, वो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट, y वाले जो ये y कोऑर्डिनेट है इसको कई बार ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ORDINATE, ऑर्डिनेट। और ये हमको क्या देता है, देखो y वाला जो पोर्शन है ये है y यूनिट, यानी कि ये डिस्टेंस कहाँ से दे रहा है, x एक्सिस से डिस्टेंस दे रहा है। x एक्सिस से कितना ऊपर है हमारा पॉइंट वो हमको कौन बताएगा, y बताएगा। तो ये हमको क्या बता रहा है, सिमिलरली वही एल्जेब्रिक डिस्टेंस, शॉर्ट में लिख देता हूँ, एल्जेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से हमारा पॉइंट कितना ऊपर है वो हमको कौन बताएगा, ये y वाला पोर्शन बताएगा, ये y कोऑर्डिनेट बताएगा। और y कोऑर्डिनेट को ही हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो एक होता है x कोऑर्डिनेट, एक होता है y कोऑर्डिनेट। तो एक बार और बता देता हूँ, ये जो x कोऑर्डिनेट होता है ये डिस्टेंस देता है y एक्सिस से, फिगर से देख सकते हो। और सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट होता है वो डिस्टेंस देता है x एक्सिस से, और दोनों एक साथ मिलके p पॉइंट बनाते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हम बोलते हैं कि x, y है। ओके, तो अब देखो ये जो x वाला पार्ट होता है ये x एक्सिस और y एक्सिस होता है। तो मैं ये भी एक लाइन बोल सकता हूँ कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है, देखो x एक्सिस पे कभी भी कोई पॉइंट आएगा, मान लो यहाँ कोई पॉइंट लाई कर रहा है, 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 इस पूरी एक्सिस पे, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट तभी आएगा जब y की वैल्यू 0 होगी। जब उस पॉइंट की y की वैल्यू 0 होगी तो y इक्वल टू 0 जो होता है वो इक्वेशन होता है किसका, x एक्सिस का। y इक्वल टू 0 जो होता है वो इक्वेशन होता है किसका, x एक्सिस का। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, देखो y एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट लाई करेगा, सपोज यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, या नेगेटिव में लाई कर रहा है कहीं पे भी, तो y एक्सिस पे तभी लाई करेगा जब उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाती है, x इक्वल टू 0। फिर से बोल देता हूँ, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 क्यों है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे
तभी कोई पॉइंट लाई करेगा जब उसका y इक्वल टू 0 होगा। ओके, सिमिलरली y एक्सिस पे कब कोई पॉइंट लाई करेगा जब उसका x वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ओके, तो सेकंड चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है डिस्टेंस फार्मूला। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। तो सपोज मैंने कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अगर कार्टेशियन प्लेन में है तो ए और बी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट भी होंगे और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट x1 है और y कोऑर्डिनेट y1 है। सिमिलरली b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x2 है, y कोऑर्डिनेट y2 है। तो अगर मैं बोलूँ a और b पॉइंट में डिस्टेंस कितना होगा d, तो अगर मैं d निकालूँ तो आपको पता होगा कि जो डिस्टेंस d निकालने का फॉर्मूला होता था आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ये होता था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों के डिफरेंस x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्या करो रूट ले लो, तो उतना यूनिट जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो मैंने लिखा d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो इसी को आप एक और तरीके से लिख सकते हो कि डिस्टेंस को लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैंने x2 माइनस x1 लिखा, आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने बस इन दोनों को इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। तो अब देखो अगर नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा तो भी उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये भी फॉर्मूला सही है और ये फॉर्मूला भी सही है, दोनों में जो डिस्टेंस आएगा वो सेम आएगा। ओके, क्योंकि हम डिफरेंस करने के बाद स्क्वायर कर रहे हैं, डिफरेंस करने के बाद स्क्वायर कर रहे हैं। तो अगर नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा इससे ऐसे करने पे तो भी उसका स्क्वायर हमको पॉजिटिव ही मिलेगा, तो कहीं पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसका वैल्यू भी सेम आएगा, इसका वैल्यू भी सेम आएगा। तो आप ये यूज़ करो, ये यूज़ करो, मीनिंग सेम है। तो नेक्स्ट थिंग आपको क्या पता होना चाहिए, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला भी आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ। क्या कि देखो सपोज मेरे पास एक लाइन है, लाइन पे एक कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी नाम दे दिया मैंने इसको। इन दोनों के बीच में कहीं पे एक सी पॉइंट आता है जो जिसकी कोऑर्डिनेट है x, y, हमको अननोन है कि x और y हमको नहीं पता है, बस हमको इतना पता है कि जो सी पॉइंट है वो इस a और b की लाइन को m/n में डिवाइड करता है, m/n में डिवाइड करता है। इतना पोर्शन m पार्ट बोलेंगे और इतना पोर्शन को n पार्ट बोलेंगे, यानी कि m/n में डिवाइड करता है। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, तो c कोऑर्डिनेट क्या होगा सिंपली। तो c कोऑर्डिनेट क्या होगा, c का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे निकालते थे हम, ये लिखते थे m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाय m प्लस n। ओके, ये होता था x कोऑर्डिनेट, यानी कि इसकी वैल्यू, c पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू। वैसे ही अगर मैं पूछूं c पॉइंट के y कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू होगी, तो वो हो जाएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ से हमको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, यहाँ से हमको y कोऑर्डिनेट मिल गया। तो पहले x कोऑर्डिनेट मिल गया, फिर y कोऑर्डिनेट मिल गया, यानी कि हमको पूरा c पॉइंट मिल गया। तो c पॉइंट वही तो होगा x, y, जो यहाँ से वैल्यू आएगी। सपोज इस पूरे नंबर को सॉल्व करने के बाद हमको 2 मिला, तो x की वैल्यू हो गई 2, तो y की वैल्यू मान लो इसको सॉल्व करने के बाद हो गया -2, तो कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 2, -2। तो मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ कि c पॉइंट जो हो गया मेरा c ब्रैकेट में x की वैल्यू ये पूरी लिख सकता हूँ क्या, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये पूरा मेरे को x की वैल्यू दे देगा, कॉमा y कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना है तो मैं लिख दूंगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, ये हमको c पॉइंट पूरा दे देगा, ये x कोऑर्डिनेट देगा पूरा सॉल्व होके, ये y कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पे m और n क्या है, m और n है किस रेशियो में डिवाइड किया है, सी पॉइंट ने, इस सी पॉइंट ने ए बी वाली लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड किया हुआ है, तो ये रेशियो को हम m रेशियो n बोलेंगे। ठीक है, m कॉमा n, या ऐसे भी कई बार लिखा रह सकता है कि m रेशियो है। सपोज 2:3 लिखा है या 1:2 लिखा है, तो ये इसमें पहला नंबर m कहलाएगा, दूसरा नंबर n कहलाएगा। तो कई बुक में m1 m2 लेके भी किया हुआ है, तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, आप mn लेके करो। ओके, और इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये सी पॉइंट ए और बी के बीच में आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल डिवीजन। क्या बोलेंगे, इंटरनल डिवीजन।
ये जो सी पॉइंट है ए बी लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे कि ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन ए बी। ओके, अब देखो ये जो इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला आया था, इसमें अगर मैं रेशियो को 1:1 ले लूँ, यानी कि m की वैल्यू भी 1 ले लूँ और n की वैल्यू भी 1 ले लूँ, मतलब कि ये जो मेरा सी पॉइंट है वो एकदम मिड में है, सी पॉइंट एकदम किस में है, मिड में, तब मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x और y की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर मैं इसमें पुट कर दूँ तो देखो, अगर मिड पॉइंट है सी मेरा a और b का, तो अगर मैं m और n की वैल्यू 1 और 1 पुट कर दूँ कि मतलब जितना पार्ट ये है उतना पार्ट ही ये है, तो ध्यान से देखो ये आ जाएगा x2 + x1 डिवाइड बाय 1 + 1, m + n बोल रहा है, m और n तो दोनों 1 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। सिमिलरली कॉमा यहाँ पे भी m और n की जगह पे 1 1 पुट कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा y2 + y1 डिवाइड बाय 2। ओके, तो सी पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो जब भी मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट में तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, इसको यूज़ करने की कोई नीड नहीं है। इस केस में क्या आ रहा है, इस केस में मिड पॉइंट है हमारे, जो सी है ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लाइन ए बी का जो मिड पॉइंट है वो हमारा सी है, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 + x2 बाई 2 कॉमा y1 + y2 बाई 2। ओके, और x1 x2 क्या है, x1 x2 ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट लो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, ऐड करने के बाद सिमिलरली ए और बी के वाई कोऑर्डिनेट लो, उनको ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, सिंपल आपका सी का कोऑर्डिनेट आते जाएगा। तो ये भी आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। तो अभी हमने सेक्शन फॉर्मूला में इंटरनल डिवीजन देखा, अब हम एक्सटर्नल डिवीजन देखेंगे। एक्सटर्नल डिवीजन, तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, देखो मेरे पास सपोज एक लाइन है ए बी, उस पे 2 पॉइंट्स है x1 y1 और x2 y2, जो ए पॉइंट है फर्स्ट एंड पे है, बी पॉइंट सेकंड एंड पे है। तो मान लो कोई सी पॉइंट है जो ए बी के बाहर कहीं लाई कर रहा है एक्सटर्नली, तो ये जो सी पॉइंट है इस केस में एक्सटर्नली लाई कर रहा है, लास्ट केस में इंटरनली लाई कर रहा था जो, तो इधर अगर एक्सटर्नली लाई कर रहा है तो ये हमारे लाइन को कितने पोर्शन में डिवाइड कर रहा होगा, तो उसका अगर मेरे को एक्सटर्नल डिवीजन निकालना है, यानी कि सेक्शन फार्मूला से निकालना है, तो ये जो फार्मूला मैंने लिखा था ये था इंटरनल सेक्शन फार्मूला। ओके, तो अगर मेरे को एक्सटर्नल निकालना है तो इसमें क्या चेंज आएगा, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इंटरनल फार्मूला में प्लस आता है, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला में माइनस आता है। ओके, तो यहाँ माइनस कर लो, बस सिंपली इतना सा चेंज करना है आपको, इतना चेंज करना है, खत्म। तो अब यहाँ से जो हमको ये पूरा एक्स कोऑर्डिनेट देगा, सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, और ये हमको देगा सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। ओके, सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। अब देखो यहाँ m माइनस एन क्यों कर रहे हो, कि देखो m क्या है, m है पूरा a से लेकर c तक का जो ये पार्ट है, इसको m पार्ट बोला गया है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये n पार्ट बोला गया है, b से लेकर c तक का। तो यहाँ पे जो m होगा ना, ये ऑलवेज ग्रेटर देन n होगा, m जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन n होगा। और जब कभी भी m माइनस एन करेंगे, m माइनस एन करेंगे, इसमें से जब ये माइनस करेंगे तब हमको a और b के बीच का पोर्शन मिलेगा कि a और b के बीच में कितना पार्ट आ रहा है। ओके, इसीलिए एक्सटर्नल डिवीजन में हम माइनस करते हैं, इसलिए जहाँ जहाँ प्लस होता है वहाँ वहाँ माइनस किया गया। जबकि लास्ट केस में क्या था, लास्ट केस में जो इंटरनल था उसमें a पॉइंट यहाँ पे था, b पॉइंट यहाँ पे था। ओके, तो जब हमने m और n को ऐड किया था, यहाँ पे कहीं c पॉइंट आ रहा, तो m और n को जब ऐड करेंगे तब जाके a और b के पूरे के बीच का सारा पोर्शन कवर होगा, इसलिए लास्ट पोर्शन में हमने ऐड किया था, और इसमें इसलिए माइनस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आपको एक नोट करके लिख लेना है कि इफ़ वी हैव टू फाइंड रेशियो देन कंसीडर द रेशियो k:1। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में हमको रेशियो पूछा गया है, अभी तक जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए उस समय रेशियो दिया रहता है। ठीक है, अगर मान लो हमसे रेशियो ही पूछ लिया कि कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे कि मान लिया कि भाई चलो k:1 में डिवाइड कर रहा है, k:1 में हमारा जो c पॉइंट था ए बी पॉइंट को डिवाइड कर रहा था, मान लिया कि चलो k:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जब भी आपसे रेशियो पूछेगा तो पहला स्टेप तो है आपको कि k:1 मान लेना है, लेट कर लेना है। उसके बाद जब अगर रेशियो पूछेगा तो आपको c पॉइंट तो पहले से दे देगा, x1 x2 तो आपको हमेशा नोन रहता है, सिमिलरली y1 और y2 भी आपको नोन रहता है। तो जब आप इसको m और n को
k और 1 से रिप्लेस कर दोगे। k रेशियो 1 लेने का मतलब क्या हुआ कि m को k रेशियो 1 लेने का मीनिंग क्या हुआ कि m को k लेना है और n को 1 लेना है। तो जब इस फॉर्मूले में m को k और n को 1 से रिप्लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k इंटू x2 प्लस n की वैल्यू तो 1 है तो 1 इंटू x1 ही रहेगा डिवाइड बाय k प्लस 1 कॉमा सिमिलरली इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k इंटू y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, और मान लिया मैंने कि सी पॉइंट मेरा 2,3 दिया हुआ है, सी के कोऑर्डिनेट्स मेरे 2,3 है, तो अब मैं आराम से कंपेयर करके निकाल सकता हूँ। इस दोनों को कंपेयर कर लो, आराम से आपकी के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आराम से आ जाएगी। या तो आप वाई कोऑर्डिनेट भी कंपेयर कर सकते हो, वाई कोऑर्डिनेट भी कंपेयर कर सकते हो, तो वहाँ से भी के की वैल्यू सेम आएगी। तो जैसे ही मान लो के की वैल्यू आ जाती है 7, मान लिया 7, तो मेरा रेशियो क्या हो जाएगा, मेरा रेशियो हो जाएगा 7:1, क्योंकि के रेशियो 1 मैंने माना था और के की वैल्यू 7 आई थी, तो मेरा आंसर हो जाएगा 7:1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। फाइंड x इफ डिस्टेंस बिटवीन p x, -1 एंड q 3,2 इज 5 यूनिट। तो p और q 2 पॉइंट है, उनके बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा गया है, x की वैल्यू बताओ। तो जब डिस्टेंस दिया हुआ है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 - x1 लिख लो या x1 - x2 लिख लो। तो आपको 10th से ये याद होगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ओके, मैंने लिख दिया। तो अब x2 और x1 सबकी वैल्यू पुट कर दो इसमें, और डिस्टेंस तो मेरे को 5 दिया हुआ है, तो अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 - x का होल स्क्वायर, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 -1, तो 2 माइनस ऑफ -1 इज +1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, और ये हो जाएगा हमारा 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, और इधर आए लेफ्ट में 5। ओके, तो आप क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 25, और राइट में कितना हो जाएगा, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 को जब लेफ्ट में ले जाएंगे तो 25 - 9 हो जाएगा, 25 - 9 इज 16, तो 16 इज इक्वल टू 3 - x का होल स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू 3 - x का होल स्क्वायर। अब जब दोनों साइड हम रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा +-4 इज इक्वल टू 3 - x, +-4 इज इक्वल टू 3 - x। तो यहाँ से हमको एक बार +4 लेके सॉल्व करना है, एक बार -4 लेके सॉल्व करना है। तो सपोज मैंने ले लिया +4 इज इक्वल टू 3 - x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3 ऑफ -4, ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई -1, तो इस केस में -1 हो गया जब मैंने x +4 लिया था। अगर मैं x की वैल्यू -4 लूँगा, तो मेरा कितना आएगा, सॉरी ये वाला वैल्यू -4 लूँगा तो x की कितनी वैल्यू आएगी। तो यहाँ से देखो, x को अगर लेफ्ट में ले जाओ तो ये हो जाएगा, और ये 4 को राइट में ले जाओ तो ऐसा कुछ हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 7। तो दो वैल्यूज़ पॉसिबल है, -1 और 7। तो p पॉइंट है मेरा, वो क्या क्या हो सकता है, -1 यहाँ अगर रख देंगे तो ये हो जाएगा -1, -1, यानी कि p पॉइंट दो वैल्यू ले सकता है, -1, या 7, -1। ओके, क्योंकि हमारी दो वैल्यू आई है, एक बार +4 पुट किया तो -1 आया, जब यहाँ से -4 पुट किया तो +7 आया, तो p पॉइंट ये दोनों हो सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 6,3 एंड b -4,5 इन द रेशियो 3:2। फर्स्ट पार्ट है इंटरनली, सेकेंड पार्ट है एक्सटर्नली। तो हमको a और b जो एक लाइन है, इसको एक कोऑर्डिनेट जो 3:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मान लो मेरे पास a और b दो पॉइंट है, इन दोनों को कोई c पॉइंट 3:2, यहाँ रेशियो दिया हुआ है, 3:2 में डिवाइड कर रहा है, तो बताओ सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट केस दिया इंटरनली डिवाइड कर रहा है, सेकंड केस में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली वाला केस भी आपको बताया था, उस केस में क्या होता है, ए और बी यहाँ कहीं होगा और सी पॉइंट हमारा एक्सटर्नली कहीं लाई करेगा। ओके,
सी पॉइंट यहाँ लाई करेगा। तो दोनों का आपको फॉर्मूला पता है। इस केस में पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनली में जो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। सबकी वैल्यूज़ आपको पता है, सबकी वैल्यूज़ आपको पता है। m की वैल्यू कितनी है, देखो 3, तो ये हो गया 3 इंटू x2, x1 y1 x2 y2। x2 की वैल्यू कितनी आ रही है, -4। तो एक एक वैल्यू को प्रॉपरली पुट करो, आंसर आपको मिल जाएगा। n की वैल्यू कितनी है, देखो 2, तो n की वैल्यू है 2 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 6 और अपॉन m प्लस n यानी कि 3 + 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -12 + 12 डिवाइड बाय 3 + 2 इज 5, 3 + 2 इज 5। तो ये आ गया, देखो न्यूमरेटर में 0 आ गया वैल्यू, +12 -12, तो ये आ गया 0/5 विच इज़ 0। ठीक है, 0/5 आ गया, तो इसको मैं सिंपली 0 लिख दिया। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया मेरा 0, सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 0। अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट पूछूं, वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो वो सेम वही फॉर्मूला my2 + ny1। मैं फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो m की वैल्यू है 3 इंटू y2, x1 y1 x2 y2, y2 की जगह पे आ रहा है 5 प्लस n यानी कि 2 इंटू y1 यानी कि 3 डिवाइड बाय m प्लस n यानी कि 3 + 2। तो ये हो जाएगा 15 + 6 डिवाइड बाय 5। तो 15 + 6 ये हो गया 21 डिवाइड बाय 5। ओके, तो मेरा सी पॉइंट कितना हो गया, सी पॉइंट हो गया 0,21/5। इंटरनली के केस में मेरा सी पॉइंट ये आएगा। एक्सटर्नली के केस में क्या आएगा, सब कुछ सेम यही रहेगा, बस बीच में माइनस माइनस लगाते जाओ। तो एक्सटर्नली के केस में क्या होगा, मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ, वैल्यूज़ तो यही रहेंगी 3 इंटू -4, अब बीच में माइनस लग जाएगा, बाकी वैल्यू सारी सेम रहेंगी, अपॉन नीचे भी माइनस लग जाएगा बीच में। तो माइनस लगने से देखो आंसर क्या आएगा एक्स कोऑर्डिनेट का, तो ये हो जाएगा -12, ये भी -12 डिवाइड बाय 3 - 2 इज 1। तो ये हो गया -24। इस केस में x की वैल्यू आई -24 और y की वैल्यू क्या आएगी। अब अगर मैं y की वैल्यू निकालूं, तो y में भी वैल्यूज तो सब सेम रहेगा, बस बीच में माइनस लगा दो। तो ये हो जाएगा 3 × 5 -2 × 3 डिवाइड बाय 3 - 2। तो नीचे तो 1 हो गया, तो y की वैल्यू आएगी 15 - 6। 15 - 6 कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ से सी पॉइंट इस केस में आ जाएगा -24, 9। ये हुआ एक्सटर्नली का केस। ओके, इंटरनली में बस बीच में प्लस लगाना है, एक्सटर्नली में बस बीच में माइनस लगाना है। ओके, तो इसको आप नोट कर लो। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ। अब तो इसी में मैंने थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन नंबर 3 बना दिया। क्या चेंज किया मैंने, रेशियो जो था उसको मैंने 1:1 कर दिया। क्या कर दिया मैंने, 1:1। अभी रेशियो था 3:2, तो अब मैंने कर दिया 1:1। जैसे ही आप देखोगे 1:1, मतलब रेशियो के लेफ्ट और राइट दोनों क्वांटिटी सेम है, इसका मतलब कि ये जो है सी पॉइंट इस केस में जो आएगा वो मिड पॉइंट आएगा। क्या आएगा, जो सी पॉइंट आएगा, सी पॉइंट इज मिड पॉइंट इन दिस केस, क्योंकि रेशियो बराबर है, जितना लेफ्ट पोर्शन है उतना ही राइट पोर्शन है। तो जो सी पॉइंट आएगा वो मिड पॉइंट आएगा। इतना तो आपको देखिए पता चल जाना चाहिए। तो सी पॉइंट निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट के केस में, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ये उसी से आया था, मैंने बताया था m और n की जगह सेक्शन फॉर्मूला में 1 1 रख दो, किस में, इंटरनली वाले केस में। ओके, जैसे रख दोगे आपको यही रिजल्ट मिलेगा। तो सी पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 + x2 यानी कि 6 + -4, 6 + x2 यानी कि -4 डिवाइड बाई 2, 3 + 5 डिवाइड बाई 2। ओके, बस वैल्यूज पुट कर दो। सी पॉइंट इस केस में कितना आ जाएगा, 6, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 - 4 ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, 3 + 5 इज 8 डिवाइड बाई 2। तो इसको अगर सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1,4। देखो ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 1,4। तो ये जो सी पॉइंट होगा 1,4 आएगा। कब, जब हमारा ये मिड पॉइंट होगा, तो यानी कि ये जो है ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। सी 1,4 हमारा मिड पॉइंट है। ओके, तो इसको भी नोट कर लीजिए। मैं इसमें फिर और कुछ चेंज करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशियो इफ पॉइंट सी ब्रैकेट में 0,21/5 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 6,3 एंड बी -4,5।
तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पॉइंट्स दिए हुए थे और रेशियो भी दिया हुआ था। तो हमारा जो आंसर आया था इंटरनली डिवाइड करने के बाद सी की वैल्यू 0,21/5 आया था। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 आपके नोटबुक में हो रखा है, सी की वैल्यू यही आई थी सेक्शन फॉर्मूला यूज करने के बाद, इंटरनली डिवाइड करने के बाद। उस केस में रेशियो गिवन था, इस केस में रेशियो पूछ रहा है हमको, तो देखते हैं। तो उस केस में रेशियो कितना गिवन था? रेशियो गिवन था हमको 3:2। तो देखते हैं इस बार 3:2 आता है कि नहीं आता है। अगर आ गया मतलब कि हमारा जो प्रोसेस है सब कुछ सही है। ओके, तो देखो मैंने बोला था जब भी रेशियो पूछे लेट कर लेना, लेट रेशियो बी k/1। तो k/1 मैंने मान लिया। तो जब k/1 मान लेंगे तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या क्या चेंज आएगा? m की जगह पे k लिख देंगे और n की जगह पे 1 लिख देंगे। तो m इंटू x2, तो m इंटू x2 होता था c पॉइंट के लिए, तो m इंटू x2 क्या करेंगे? ये हो जाएगा k इंटू x2 है मेरा -4। ओके, फिर प्लस n इंटू x1, n की वैल्यू 1 और x1 मेरा 6, तो 6 का 6 रह जाएगा अपॉन m प्लस n यानी कि k प्लस 1। ओके, ये था सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। देखो सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मेरा कितना दिया हुआ है? 0 आया था। देखो यहाँ पे सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? 0। तो मैंने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। ये मैंने सेक्शन फॉर्मूला से निकाला एक्स कोऑर्डिनेट, उसको मैंने सी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर दिया। तो 0 था तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और राइट में हो जाएगा -4k प्लस 6। यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 6। यहाँ से फिर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी 6/4। तो k की वैल्यू आ जाएगी 3/2। देखो k की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। यानी कि रेशियो मेरा कितना हो गया? रेशियो मेरा हो गया 3:2, क्योंकि k/1 मानेंगे। देखो एक्चुअल में ऐसा होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है k/1 आपने माना था तो इसका मतलब 3/2:1। तो इसी को हम ऐसे लिख देते हैं क्या? 3:2। दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा। तो मेरा रेशियो आ गया 3:2, जो कि आना भी चाहिए था। देखो आना भी चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 2 में रेशियो जब ये दिया था तो मेरा सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट यही आया था। तो अब मैंने उल्टा कर दिया क्वेश्चन को, मैंने पॉइंट दे दिया और रेशियो पूछा। तो देखो रेशियो 3:2 आया ना, इसी प्रोसेस से सेम है। तो आप क्या कर सकते थे? मैंने एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल किया, वाई कोऑर्डिनेट भी इक्वल कर सकते थे, वाई कोऑर्डिनेट भी इक्वल कर सकते थे। वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 21/5। सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 21/5। जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका वाई कोऑर्डिनेट पता है हमको और हम निकालते थे सेक्शन फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला से क्या होता था? k इंटू, इस बार y2 लेंगे तो y2 हो जाएगा 5 प्लस 1 इंटू y1, y1 है 3 अपॉन k प्लस 1। बस मैं m और n की जगह k और 1 लिखता जा रहा हूँ, अपने आप मेरा रिलेशन बनते जा रहा है। ओके, इस बार मैं y कोऑर्डिनेट इक्वल कर रहा हूँ। तो y कोऑर्डिनेट देखो इक्वल करो तो ये हो जाएगा 21k प्लस 21 और राइट में हो जाएगा 5 जो 25k प्लस 5 जो 15। देखो ये दोनों सेम सेम है, इसको उठा के राइट में ले जाओ तो ये हो जाएगा 25k माइनस 21k। 15 को उठा के लेफ्ट में ले जाओ तो 21 माइनस 15। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4k। देखो k की वैल्यू यहाँ से भी आएगी 3/2। चाहे इससे करो चाहे इससे करो, आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया है? इस बार मैंने सी पॉइंट ले लिया है -24,9, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सटर्नली डिवाइड करने के बाद आया था। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सटर्नली डिवाइड करने के बाद ये पॉइंट आया था। सेम इसी रेशियो से डिवाइड कर रहा था तब ये पॉइंट आया था। उस केस में रेशियो दिया था, हमको पॉइंट निकालना था कि कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में। इस केस में क्या है? रेशियो पूछ रहा है, पॉइंट दिया हुआ है। रेशियो पूछ रहा है, पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट मैंने जानबूझ के एक्सटर्नली वाला लिया है, लेकिन ये जो रेशियो था देखते हैं यही रेशियो आता है या नहीं आता। हमको तो नहीं पता ना कि ये एक्सटर्नली पॉइंट था, हमको नहीं पता, यहाँ कहीं लिखा नहीं है इस क्वेश्चन में कि एक्सटर्नली पॉइंट है। तो हम तो जब इसको रिवर्स प्रोसेस में सॉल्व करेंगे k/1 वाले मेथड से, तो वहाँ से तो हम तो इंटरनली वाला सेक्शन फॉर्मूला लेके ही सॉल्व करेंगे। देखते हैं इंटरनली वाला सेक्शन फॉर्मूला लेके क्या आंसर आता है इसका। तो लेट करेंगे, लेट रेशियो बी k/1। जब k/1 को मैंने लेट किया तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये होता था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब यहाँ पे m और n की वैल्यू k और 1 अगर मैं पुट कर दूं तो ये हो जाएगा k इंटू x2, x1 y1 x2 है मेरा -4
प्लस n इंटू x1, n है 1 और x1 है 6, तो ये हो गया 6 डिवाइड बाय k प्लस 1। और x की वैल्यू कितनी है, x कोऑर्डिनेट कितना है मेरा, देखो -24, तो इसको -24 के इक्वल पुट कर देंगे। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर हो गया -4k प्लस 6 इज इक्वल टू -24k -24। ओके, अब देखो ये दोनों सेम टाइप के लग रहे हैं, इसको एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा -4k प्लस 24k। ओके, और राइट में चला जाएगा ये 6, तो ये हो जाएगा -24 -6। इस दोनों को अगर करेंगे तो ये 24 प्लस का, ये माइनस का, तो ये हो जाएगा 20k और ये हो जाएगा माइनस का 30। तो देखो k की वैल्यू कितनी आ गई, -30/20। देखो 0 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई -3/2। देखो रेशियो का भी नेगेटिव तो होता नहीं, तो रेशियो तो मेरा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 3:2। देखो रेशियो तो मेरा अभी भी सेम आया, मैंने इंटरनली से सॉल्व किया, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा है ये पॉइंट क्या था, एक्सटर्नली पॉइंट था। कब, जब ये 3:2 में डिवाइड करा था तो ये एक्सटर्नली वाला आया था पॉइंट। अब देखो मैंने एक्सटर्नल पॉइंट तो वही लिया है, पॉइंट वैल्यू देखो सेम है, वैल्यू सेम है, रेशियो बस 3:2 आना चाहिए था, लेकिन 3:2 की जगह क्या आ गया, -3/2 आ गया, यानी कि माइनस का 3:2 आ रहा है। तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये माइनस साइन ये बता रहा है कि जो आपने रेशियो निकाला है ये एक्सटर्नली वाला है, ठीक है। नेगेटिव साइन बता रहा है, क्या बता रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड्स, ठीक है। जब भी k की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो समझ जाओ कि जो आप रेशियो निकाल रहे हो, ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस लाइन को जिस रेशियो में, वो एक्सटर्नली वाला पॉइंट है। ये जो पॉइंट है सी पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, सी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है। हमको कैसे पता चला कि एक्सटर्नल पॉइंट है, क्योंकि हमारा जो k निकालते थे रेशियो वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव। तो जब भी नेगेटिव आए वो यानी कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था, जो कि देखो वेरीफाई भी हो रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग ए ब्रैकेट में 1, -2, बी ब्रैकेट में -3, 4। ओके, तो ए और बी दो पॉइंट है, ए क्या है 1, -2 और बी पॉइंट है -3, 4। इन दोनों पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट सी और डी कोऑर्डिनेट्स ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ये वर्ड ध्यान से देखो, ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे बाइसेक्ट होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ट्राइसेक्ट होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मतलब कि जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट ये है, उतना ही पार्ट ये है, यानी कि 1:1:1। इन तीनों का आपस में रेशियो जो होगा वो बराबर होगा, जितना पार्ट ये उतना पार्ट ये उतना पार्ट ये, तो 1:1:1। ओके, लेकिन जब मैं ये सी पॉइंट निकालूंगा, सी पॉइंट से लेफ्ट में देखूंगा क्या, ये तो 1 पार्ट है यानी कि 1 रेशियो, और सी पॉइंट के राइट में जब देखूंगा तो ये तो 2 पार्ट है, तो ये पूरा लेना पड़ेगा ना। जब सी पॉइंट के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो m/n होता है, तो m/n पूरा बी तक का देखो कितना पार्ट हो रहा है, तो बी तक तो यहाँ 1 पार्ट और 1 पार्ट 2 पार्ट हो गया, तो 1:2। ओके, सी पॉइंट निकालने के लिए 1:2 लेना पड़ेगा। सिमिलरली जब डी पॉइंट निकालूंगा तो देखो डी पॉइंट से लेफ्ट में 2 पार्ट आ रहा है, 2 पार्ट, तो ये हो गया 2:1, राइट में 1 ही पार्ट है, तो इसकी डी पॉइंट निकालने के लिए रेशियो मेरे को 2:1 लेना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला में, सी पॉइंट के लिए 1:2 लेना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला में। बाकी x1 y1 x2 y2 तो पता ही है मेरे को। ओके, तो मैं सिंपली लिख देता हूँ, सी पॉइंट कितना होगा, सी पॉइंट होगा, सी पॉइंट के लिए रेशियो होगा 1:2 लेना है, तो m1 और n को 2 लेना है, तो लेके सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 1 × x2, m × x2 होता है ना, तो x2 है मेरा -3 प्लस n × x1, n था 2 और x1 है 1, तो 2 1 2 डिवाइड बाय m + n, यानी कि 2 + 1 3। तो c पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया, c पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेम वही 1 × y2, y2 है 4 प्लस n × y1, n की वैल्यू है 2, तो 2 × y1, y1 है मेरा -2। ओके, डिवाइड बाय 3। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सी पॉइंट मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 + 2/3, देखो 4 -4 यहाँ 0 आ जाएगा सिंपली, तो ये हो गया सी हो गया -1/3, 0, -3 + 2 = -1/3, तो सी पॉइंट आ गया। बहुत ईजी था सी पॉइंट निकालना। ऐसे ही डी पॉइंट भी निकाल सकते हो, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ डी पॉइंट क्या आएगा, तो डी पॉइंट आएगा
-6 इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा -6 + 1 / 3 कॉमा 8 - 2 / 3। ओके, तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो तो डी पॉइंट आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा -5/3 कॉमा 6/3 जो कि होता है 2। तो सी पॉइंट भी निकाल लिया और डी पॉइंट भी निकाल लिया। तो नेक्स्ट हेडिंग है स्लोप ऑफ ए लाइन। तो हम धीरे धीरे पूरा स्ट्रेट लाइन पे जंप करते हुए जा रहे हैं। तो पहला जो अच्छा सा टॉपिक आया है स्ट्रेट लाइन का वो है स्लोप ऑफ ए लाइन। अभी तक तो 10th का रिपीट हो रहा था, अब आ गया एकदम 11th क्लास का स्लोप। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप मतलब होता है, सिंपली बोला जाए, इंक्लिनेशन। स्लोप का मतलब क्या होता है? इंक्लिनेशन। तो स्लोप ऑफ अ लाइन मतलब हो गया यानी कि इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। इंक्लिनेशन मतलब कि कोई भी लाइन कितना एंगल बना रहा है, इंक्लाइंड है। अब कहाँ से एंगल बना रहा है ये भी तो जानना पड़ेगा। जब इंक्लाइंड हो रहा है, इंक्लिनेशन हो रहा है, तो कहाँ से? इंक्लिनेशन ऑफ ए एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से कोई भी लाइन कितना एंगल बना रहा है, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस। उसका अगर हम 10 ले लें, 10 यानी कि टेंजेंट, TAN 10, जैसे साइन कॉस 10 का 10 वाला केस ले लें उतना एंगल का, तो वो हमको स्लोप दे देगा, वो हमको स्लोप दे देगा। तो अभी तक आपको बोलने से समझ नहीं आया, तो मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ। सपोज मेरे पास ये एक लाइन है, इस लाइन पे 2 कोऑर्डिनेट्स है। इस लाइन पे मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये पॉइंट है A पॉइंट, ये पॉइंट है B पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, x1, y1। इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। तो अगर मैं बोलूँ ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, देखो यहाँ मान लिया मैंने थीटा एंगल बना रहा है। और जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल है ये ऑलवेज एंटी क्लॉक वाइज मेजर करते हैं। एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ऐसा मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, तो हमेशा एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर करते हैं। तो थीटा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है पॉजिटिव का। ओके, तो देखो ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से लेके, देखो यहाँ पे थोड़ा मैं कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ तो अच्छे से समझना इसको। अगर यहाँ पे थीटा एंगल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से यहाँ भी थीटा एंगल बनेगा, करस्पॉन्डिंग से यहाँ भी थीटा एंगल बनेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, इस एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है ना और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से लेके पूरा इस बी पॉइंट तक का जो ये डिस्टेंस होगा, वर्टिकल डिस्टेंस, वो हमको कौन देगा, ये y2 वाला पार्ट देता है। ये पूरा पार्ट में बोलूँगा कि भाई y2 है। सिमिलरली ये वाला पार्ट कितना होगा, ये वाला पार्ट होगा y1, ये वाला पार्ट क्या होगा y1। इतना तो सबको समझ आ रहा है ना, मैंने y2 और y1 कैसे लिख दिया, ये y1। देखो अगर पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x1 y1, तो इतना डिस्टेंस क्या होगा, ये y1 कहलाएगा मेरा। मैंने बोला था जो y वाला कोऑर्डिनेट होता है वो x से डिस्टेंस देता है, x एक्सिस से डिस्टेंस हमको y1। सिमिलरली x एक्सिस से b पॉइंट का डिस्टेंस कितना है y2। तो ये पॉइंट y1 और y2 आ गया, तो जब y1 और y2 आया, तो y1 और y2 आया, तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक a और b के बीच का डिस्टेंस, a और b के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा y2 माइनस y1। इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, तो यही तो बचेगा y2 माइनस y1। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे अगर मैं एक ट्राइंगल बना लूँ समझने के लिए, एक ट्राइंगल बना लूँ समझने के लिए, ट्राइंगल बना लिया मैंने। इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ, चलो O नाम दे देता हूँ। तो AOB एक ट्राइंगल बना लिया, AOB एक ट्राइंगल बना लिया जिसमें ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल है। ठीक है, ये पूरा है परपेंडिकुलर का लेंथ मेरे को पता चल गया कि y2 माइनस y1 है। अगर मैं बोलूँ इसका लेंथ कितना होगा, इस बेस का लेंथ, तो ध्यान से देखो बेस का लेंथ देखूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना था, ध्यान से देखो x1, इतना डिस्टेंस कितना है x1। ए पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ही तो है डिस्टेंस। मैंने बोला था जो x कोऑर्डिनेट होता है वो y एक्सिस से डिस्टेंस देता है, तो मैं y एक्सिस से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा x1, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा x1। सिमिलरली मैं पूछूँ b पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा, देखो b पॉइंट यहाँ है, इसका x2 होगा डिस्टेंस। x2 डिस्टेंस हो कहाँ से, y कोऑर्डिनेट से, क्योंकि देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा कहीं पे x2, तभी तो यहाँ x2 आएगा। ये एक पॉइंट x1 है, तो ये पॉइंट तो सेम ही रहेगा ना, कितना भी ऊपर चले जाओ, ये x1 है, ये x2 है। तो इतना बचा हुआ डिस्टेंस कितना आएगा, वो बचा हुआ डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना डिस्टेंस आएगा x2 माइनस x1।
x2 माइनस x1, तो ये आ गया x2 माइनस x1 यहाँ से लेके यहाँ तक, ये O और A का डिस्टेंस आ गया x2 माइनस x1, O और B का डिस्टेंस आ गया y2 माइनस y1। तो अगर मैं टेन थीटा निकालूँ, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, परपेंडिकुलर है ओ बी अपॉन बेस, बेस है मेरा ओ ए, और ओ बी कितना है देखो मेरा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो मेरा टेन थीटा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। जो भी मैं टेन थीटा निकालूंगा वही मेरा स्लोप कहलाएगा, और स्लोप को मैं उन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से भी निकाल सकता हूँ। कौन से दो पॉइंट्स, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट और बी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की हेल्प से भी मैं स्लोप निकाल सकता हूँ उस लाइन का। ये जो है ये क्या है, ये पूरी की पूरी लाइन ही तो है, ये एक लाइन ही तो है, तो मैंने इस पूरी लाइन का स्लोप निकाल लिया। फिर से बोलता हूँ, स्लोप जो होता है वो टेन थीटा के इक्वल होता है, और टेन थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, यानी कि डिफरेंस ऑफ y वाले कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ x वाले कोऑर्डिनेट्स। और इसी स्लोप को मैं m से भी डिनोट करता हूँ। ये पूरी चीज़ सेम लिखी है मैंने, कहीं पे कुछ भी लिख दे, सबका मीनिंग सेम है। स्लोप इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने सॉल्व किया तो आया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m मतलब क्या होता है, पूरा स्लोप कहीं भी हम नहीं लिखते हैं, स्लोप को डिनोट करते हैं m से, m मतलब स्लोप, इस m का मतलब क्या हुआ, स्लोप। ओके, m का मतलब हुआ स्लोप। तो इसी पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अभी तक 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो फाइंड द स्लोप फाइंड करते हैं। तो यहाँ 8 पार्ट्स मैंने लिए हैं, इनका स्लोप निकालते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, थीटा इक्वल टू 0। तो कोई भी लाइन है जिसका थीटा इक्वल टू 0 है तो स्लोप कितना हो जाएगा, सिंपली हमको पता है स्लोप जो होता है वो टेन थीटा होता है। इस केस में थीटा 0 है, टेन ऑफ 0, तो टेन ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हुआ यानी कि स्लोप हुआ 0, यानी कि फर्स्ट का स्लोप हो गया 0। सेकंड का स्लोप कितना होगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, तो टेन 30 बस इसमें सिंपली आपको करना है। तो टेन 30 करोगे तो स्लोप कितना आ जाएगा, 1/√3। तो यहाँ से हमको पता चला कि जो स्लोप है वो है 1/√3। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो, थीटा है 45, तो सिंपली कुछ नहीं, जो स्लोप होगा वो हो जाएगा 1045। 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1। फोर्थ क्वेश्चन देखो, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, इस केस में स्लोप कितना होगा, m इक्वल टू 10 60 डिग्री, 10 60 मतलब √3। थीटा इक्वल टू 90 पे स्लोप है, देखो थीटा अगर 90 है तो स्लोप कितना हो जाएगा, 1090। 1090 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, या बोले तो इन्फिनिटी 1/0। तीनों का मीनिंग सेम है, 1/0, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। ओके, अब देखो स्लोप यहाँ पे 0 आया था। स्लोप 0 का मतलब क्या है, अगर आप कार्टेशियन प्लेन बनाओगे तो स्लोप 0 का मतलब वो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए स्लोप 0 आ रहा है। 0 डिग्री का एंगल बना रही है मतलब कि वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही है। तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी वो ऐसे जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी लाइन। ठीक है, ये जो लाइन है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका जो स्लोप होगा वो 0 होगा। देखो आपने देखा था, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एंगल तो 0 बनेगा ना, थीटा 0 बनेगा। थीटा 0 का मीनिंग हुआ कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब स्लोप 0। स्लोप 0 क्यों हुआ, क्योंकि tan ऑफ 0 0 होता है, tan ऑफ 0 0 होता है। अगर एंगल 0 तो स्लोप भी 0 आ गया। ओके, और यहाँ पे देखो 90 वाला केस अगर आप देखोगे तो 90 वाले केस के लिए स्लोप कितना आया था, m इक्वल टू 1090। और 90 कब आएगा, 90 एंगल कब बनेगा, जब कोई भी लाइन ऐसे जाएगी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। एक्स एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर होगी ये वाली लाइन, ये लाइन, तो एंगल कितना बन रहा है, देखो 90 बन रहा है, 90 बन रहा है। तो 90 बन रहा था तो 1090 सीधा स्लोप हम निकाल सकते हैं। तो स्लोप कितना है, नॉट डिफाइंड। तो 1090 के केस में स्लोप कितना है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब 1/0। और देखो परपेंडिकुलर कब होगा एक्स एक्सिस के, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये लाइन क्या है, वाई एक्सिस, यानी कि
एंगल 90 तब आता है जब आपका जो लाइन है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ओके, लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो आपका स्लोप इन्फिनिटी आएगा या नॉट डिफाइंड आएगा। लाइन तो एग्जिस्ट कर रही है ना, लाइन एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन आपका स्लोप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, स्लोप नॉट डिफाइंड आ रहा है। नॉट डिफाइंड मतलब डो नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो जब भी आपका लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा उस केस में आपका स्लोप नॉट एग्जिस्ट होगा। ओके, नॉट डिफाइंड या नॉट एग्जिस्ट भी आप बोल सकते हो। कब? पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस के केस में स्लोप आपका कितना होगा? 0, क्योंकि एंगल ही 0 होता है। तो सारा खेल एंगल का है, बस आपको देखना एंगल कितना बना रहा है। तो 1090 तक हमने कर लिया। अब चलो 120 का निकालते हैं, 6th वाला पार्ट। ये कैसे करेंगे? इसमें सिंपली आपको स्लोप निकालना है ना, बस एंगल की जगह 120 पुट कर दो तो 10 120 हो गया। अब जिसको 10 120 की वैल्यू नहीं निकालनी आती है देखे अच्छे से, 10 120 को क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, 120 को लिख दिया 90 प्लस 30। तो 10 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। 10 90 प्लस थीटा इज कॉट थीटा, यानी कि कॉट 30 डिग्री। 10 90 प्लस थीटा कॉट थीटा। और कॉट ऑफ, और देखो 90 प्लस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में एक माइनस साइन भी आता है तो यहाँ माइनस भी लगा देना। तो 10 90 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, और माइनस कॉट 30, कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, तो माइनस आ गया तो माइनस √3 हुआ। तो इस केस में स्लोप कितना है? नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव भी आ सकता है। ओके, अब देखो 7th वाले पोर्शन में क्या करना है। 7th वाले पोर्शन में मैंने एंगल नहीं दिया, पॉइंट्स दे दिए। पॉइंट्स के केस में कैसे निकलता है स्लोप? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब दो पॉइंट्स रहते हैं तो हमारा स्लोप निकलता है y का डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस। तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y2 माइनस y1। अब आपकी मर्जी है x1 y1 x2 y2 किसको लेते हो? आप इसको x1 y1 x2 y2 भी ले सकते हो। तो चलिए निकालते हैं। y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 2, ये आएगा 1। 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 1 आ गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में आएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो ये भी 1 आएगा। ओके, तो 1 अपॉन 1, तो हम बोलेंगे कि भाई इसका स्लोप कितना हो गया? 1। तो 1 डिवाइड बाई 1 1 ही तो होगा, तो इस केस में स्लोप 1 हो गया। सिमिलरली आप 8th वाला पार्ट, तो 8th वाले पार्ट का स्लोप कैसे निकलेगा? मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, स्पेस यहाँ पे है। तो 8th वाले पार्ट का स्लोप निकलेगा y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, 1 माइनस 1। तो देखो 3 माइनस 2 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। 1 अपॉन 0 होता है इन्फिनिटी। तो यानी कि इस केस में भी स्लोप क्या हो गया? नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट। नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी आ गया ना। इन्फिनिटी के केस में देखो स्लोप जब भी इन्फिनिटी होता है मतलब कि हमारी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, या मैं बोल सकता हूँ वाई एक्सिस के पैरेलल है। और उस केस में हमेशा स्लोप जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। लाइन तो है, लाइन तो एग्जिस्ट करती है लेकिन स्लोप एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके।